देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे सेगमेंट्स पर आप गौर करें। हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9, ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग है। फिक्र का जिक्र उसके बाद होगा, फिर होगा फिक्रनामा, और उसके बाद जानना जरूरी है कोरोना पॉजिटिव / कोरोना क्रिमिनल, और फिर दिनेश गौतम बताएंगे जो है सो है। लेकिन सबसे पहले 9 बजे की शुरुआत हॉटस्पॉट टॉप 9 के साथ। हमें फिक्र है आपकी, आपके परिवार, आपके शहर की, इसीलिए अब आपको हॉटस्पॉट इलाकों का अपडेट देंगे। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट टॉप 9 दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन देखें आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1, मुंबई की बात। यहां संक्रमितों की संख्या 5776 तक है, जिसमें 223 की मौत हो चुकी है। किसी भी शहर में सबसे बड़ा आंकड़ा ही है। हॉटस्पॉट नंबर 2, दिल्ली। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 3108 पहुंच गई है। 54 की मौत हो गई है। मरकज की जांच करने वाली टीम के कांस्टेबल पॉजिटिव पाए गए हैं। हॉटस्पॉट नंबर 3, मुंबई के पास पुणे। संक्रमितों की तादाद 1099 हो गई है, जिसमें से 80 की मौत हुई है। पुणे में हर हफ्ते मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। हॉटस्पॉट नंबर 4, मध्य प्रदेश का इंदौर। एकदम शुरुआत ही इंदौर हॉटस्पॉट रहा है। शुरुआत से ही यहां संक्रमितों की संख्या 1372 हो गई है, जिसमें से 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 5, राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या 856। पिंक सिटी में 27 मरीजों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 6, राजस्थान का जोधपुर। संक्रमितों की जो संख्या है वो करीब 390 के आसपास है, जबकि अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 7, मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल में 358 लोग कोरोना पॉजिटिव, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 8, मध्य प्रदेश का उज्जैन, महाकाल की नगरी। ये तेजी से एक रेड जोन में तब्दील होता जा रहा है। यहां 123 कोरोना के मरीज निकले हैं, अब तक 20 की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9, उत्तर प्रदेश का आगरा, जहां पर 384 लोग कोरोना संक्रमित है। ताज नगरी में 11 की मौत हो चुकी है कोरोना से। हॉटस्पॉट नंबर 10, यूपी का कानपुर, नया हॉटस्पॉट बन गया है। 197 संक्रमित मिले हैं, अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। 12 पुलिस वालों के कोरोना संक्रमित होने की खबर। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट टॉप 9, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों का फुल एंड फाइनल अपडेट जानने के लिए तैयार हो जाएं। लॉकडाउन में पुलिस और डॉक्टरों पर हमले लगातार जारी हैं। तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। यहां बाजार में भीड़ को हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने जमकर पथराव किया। जान बचाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बाद में पुलिस बल को बुलाकर भीड़ को हटाया गया। मुंबई के धारावी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में यहां 42 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। धारावी में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 330 तक पहुंच गया है। कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। 961 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1594 नए केस सामने आए हैं। रिकवरी रेट 23% से ज्यादा हो गया है। देश में कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना मोहम्मद साद दिल्ली पुलिस के लिए पहेली बन चुका है, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने ऑपरेशन गुप्तचर में मौलाना साद को बेनकाब कर दिया। मौलाना का राजदार कैमरे में कैद हुआ, जिसने मौलाना का पता ठिकाना का खुलासा कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही से जेल के अंदर 19 कैदी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बाकी कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर अब इन्हें अस्थायी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि इन्हें कोरोना का संक्रमण था। मध्य प्रदेश का भोपाल, जहां हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहीं कोरोना संक्रमित सईद भोपाली खाने की शिकायत कर रहा था। हालांकि अब उसने माफी मांगते हुए नया वीडियो जारी किया है।
अब वो प्रशासन, अस्पताल और शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहा था। कल उसे सिर्फ मटन चाहिए था। वो कह रहा था कि मैं शेर हूं, दाल चावल खाने से मसूड़ों में दर्द हो जाता है। कानपुर शहर यूपी का नया हॉटस्पॉट बन गया है, लेकिन यहां लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार जारी है। कानपुर के रोशन नगर में इफ्तारी के वक्त दो गुटों में वर्चस्व को लेकर झड़प हो गई। इसके बाद जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। धीरे धीरे हॉटस्पॉट बन रहे बुलंदशहर में लॉकडाउन के दौरान भी अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। यहां दो साधुओं की हत्या कर दी गई। दोनों के शव मंदिर परिसर में बने कमरे से बरामद हुए। खबर है कि आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,12,000 के पार, 30,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना से अब तक 57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। ड्रैगन के जुर्म की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ गई है। चीन की क्राइम फाइल एक्सपोज हो गई है। चीन का माइंड वॉश हो चुका है, डर्टी गेम खेल रहा है। वायरस असली है लेकिन टेस्ट किट नकली है। जिनपिंग का नेक्स्ट प्लान घातक है। 100 दिन के अंदर क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? सोचने वाली बात। लॉकडाउन की इमोशनल स्टोरी जिसे देखकर कलेजा फट जाएगा, आंखें भर आएंगी। कोरोना की टेंशन को अब नो टेंशन। नई रैपिड किट आएगी जिसका एवरेज 1 लाख पर डे होगा। कोरोना के जमाने में बदले बदले से जमाती हो गए हैं। जो पहले थूका करते थे अब रक्तदान करने लगे। कभी HIV पॉजिटिव, कभी कोरोना पॉजिटिव। कब सुधरेगी सेक्स वर्कर्स की जिंदगी? ये रिपोर्ट सबसे हटकर हम आपको दिखाएंगे। मेडिसिन मार्केट में भारत का जलवा बढ़ा। हिमाचल के सोलन से सप्लाई डिमांड हो गई हाई। आज की सबसे बड़ी और पहली फिक्र चीन की साजिश से जुड़ी है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन को जिस कोरोना वायरस के जन्म के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, आज उसका दंश दुनिया के सभी 155 देश झेल रहे हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा करीब 31 लाख पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 2,12,000 के पार हो गई है। ऐसे में दुनिया का गुस्सा चरम पर है और इस सब के लिए चीन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। आपके सामने ये चीन का कोरोना प्रपंच चक्र है, जिसके पास से दुनिया के कई देश मुक्त होना चाहते हैं। जापान समेत कई मुल्क चीन से कारोबार समेटने का मन बना चुके हैं। जर्मनी ने जिनपिंग से अरबों का हर्जाना मांगा है। ब्रिटेन भी अब चीन से बिजनेस को नामुमकिन बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी में चीन की भूमिका पर WHO से जांच की मांग की है। वहीं अमेरिका ने चीन को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चक्र में भारत का नाम क्यों? तो इसकी कहानी आगे बताएंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि दुनिया के कौन कौन से देश कोरोना वायरस के पीछे चीन की साजिश बता रहे हैं और इसके क्या प्रमाण है। क्या कोरोना फैलाकर अपना कारोबार बढ़ा रहा है चीन? क्या महाशक्ति बनने के लिए चीन ने महामारी वाला वायरस बनाया? इन सवालों को लेकर जंग में सबसे पहले कूदा अमेरिका। अमेरिका का आरोप है कि चीन की सरकार ने कोविड-19 के खतरे और संक्रामक प्रकृति के बारे में दुनिया से झूठ बोला। जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनकी आवाज दबा दी और बीमारी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आरोप यह भी कि दूसरे देशों को घटिया एंटीबॉडी टेस्ट किट का निर्यात कर संकट की इस घड़ी में भी कमाई करने से बाज नहीं आया। अगर यह सब सच निकला तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिका में मिसौरी की एक अदालत में तो चीन की सरकार, वहां के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे चीनी अधिकारियों और संस्थानों के खिलाफ अपनी तरह का पहला मुकदमा दायर हुआ है। और अब ट्रंप ने कहा कि चीन के खिलाफ बेहद गंभीर जांच कर रहा है और अगर बीजिंग को दोषी पाया गया तो इस बार अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है, जर्मनी से भी ज्यादा। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। कोरोना काल में पूरी दुनिया को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। आंकड़ों की जुबानी आपको इसका सच बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक विश्व को 9 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 684 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में 5 में से 4 कामगार प्रभावित हो चुके हैं। संगठित क्षेत्र में करीब 130 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में, यानी कि भारत की आबादी के बराबर। असंगठित क्षेत्र में करीब 200 करोड़ लोगों की आमदनी
खत्म हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क आज चीन से अदावत पर उतर आए हैं। देखते हैं अमेरिका के अलावा दूसरे देशों ने चीन के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए। चीन से रिश्ते तोड़ने और कारोबार समेटने की तैयारी करने वाले देशों का तर्क ये कि नवंबर में ही चीन को वुहान में कोरोना केस का पता चला, लेकिन चीन ने ना तो ये बात दुनिया को बताई, न ही वहां कर्फ्यू लगाया, बल्कि वुहान से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका, इटली और दूसरे देशों में जाते रहे। और चीन की यही चालबाजी एक एक कर कई देशों को चुभ रही है। यहां हम आपको चीन की 3 बड़ी चालबाजियां बताते हैं। चालबाजी नंबर 1, 10 जनवरी को चीन ने पहली बार WHO को कोरोना की जानकारी दी, जबकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वुहान में कोरोना का संक्रमण दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही फैल चुका था। चालबाजी नंबर 2, 20 जनवरी से करीब 1 हफ्ता पहले ही चीन को पूरी जानकारी थी कि कोरोना आदमी से आदमी में फैलता है, लेकिन चीन ने इस जानकारी को करीब 1 हफ्ता छिपाया। चीन की चालबाजी नंबर 3, चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देरी से कदम उठाए। यहां से दुनिया भर में लोगों के जाने के बाद चीन में लॉकडाउन लगा। चीन की इन्हीं साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद जापान जैसे देश ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। इन कंपनियों के लिए जापानी सरकार ने $2 अरब यानी करीब 15,260 करोड़ रुपए का कोष तैयार कर लिया है। एक रिसर्च के मुताबिक चीन में काम करने वाली कुल 2,600 जापानी कंपनियों में 37% वहां से निकलना चाह रही हैं। ब्रिटेन को भी शक है कि कोरोना महामारी के पीछे चीन की साजिश है, जिसके चलते आगे बिजनेस सामान्य तरीके से नहीं चल सकेगा। ब्रिटेन ने WHO और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मांग की है कि आखिर चीन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। चीन ने इस सवाल का भी चालाकी से जवाब दिया है। चीन ने कहा, इस तरह की जांच का ना तो पहले कोई उदाहरण मिलता है और ना ही इसका कोई कानूनी आधार है। पहले भी ऐसी महामारियों के जांच से कोई ठोस नतीजे नहीं निकले। चीन ने वायरस की उत्पत्ति के मामले में एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। चीन की कोरोना साजिश के खिलाफ जांच की मांग ऑस्ट्रेलिया ने भी की। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन के वुहान से कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिसके बाद चीन ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाने लगा। कहा कि चीन के लोग ऑस्ट्रेलिया के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं और यहां की यात्रा करना भी बंद कर सकते हैं, और यह भी धमकी दी कि चीन के छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई नहीं करेंगे। चीन के खिलाफ अफ्रीकी देशों में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं और सभी तरह के आर्थिक रिश्ते तोड़ने की मांग की जा रही है। मतलब महामारी के बीच भी देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां या देश जो अपना कारोबार चीन से निकालना चाह रहे हैं, इसका एक ठोस कारण है मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान भी चीन दुनिया भर के देशों को क्या क्या सप्लाई कर रहा है, जरा ध्यान से देखें। आइब्रूफिन जो दर्द की एक दवा है और कोरोना के दरमियान खाना मना है, मतलब आइब्रूफिन। हजमत सूट जो पीपीई किट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रबर के ग्लव्स, सर्जिकल मास्क, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, मतलब इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया चीनी सामान की मोहताज। लेकिन चीन की टेस्टिंग किट से भारत को कोरोना युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसी के चलते भारत सरकार ने चीन की 2 कंपनियों को दिया रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। पर चीन ने कहा है कि हमारी किट पर घटिया होने का ठप्पा लगाना अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने यह भी कहा है कि हम कोरोना वायरस से लड़ाई में ईमानदारी से भारत का समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए ठोस कदम भी उठा रहे हैं। मतलब महामारी के समय भी चीन बाज नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टी गिनती गलती बताने पर भारत को दबी जुबान में चेतावनी दे डाली। चीन के इसी चरित्र के चलते दुनिया के तमाम देश इस वक्त भारत से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। कोरोना संकट के बीच कई देशों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार हैं। ऐसी 1000 कंपनियां हैं जिन्हें नए ठिकाने की तलाश है। कहा जा रहा है कि इनकी विश लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है, क्योंकि बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से संपर्क में है।
इसी उम्मीद को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि भारत के पास चीन से निकलने वाली इन कंपनियों को अपनी तरफ खींचने का मौका है, लेकिन यही मौका मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों के पास भी है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन की सैकड़ों कंपनियां भारत को अपना ठिकाना बना भी लेती हैं, तो क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है? क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन हब को स्थापित करने के लिए 3 बड़े चैलेंज होते हैं। पहला, जमीन अधिग्रहण, दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा, लेबर यानी मजदूर। और चीन तीनों ही मामलों में बेहद मजबूत रहा है। तभी तो अमेरिका और जापान जैसे कई देशों की इंडस्ट्री चीन में है। लेकिन भारत में जमीन अधिग्रहण मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत चीन से काफी पीछे है और मजदूरों के लिए कानून काफी पुराने जो बिजनेस शुरू करने और चलाने में बाधा डालते हैं। अगर भारत की विदेशी कंपनियों से बातचीत सफल हो जाती है तो इन तीनों ही जरूरी बिंदुओं पर बड़े सुधार की जरूरत है। यह थी आज की पहली फिक्र, जो चीन की विस्तारवादी सोच का नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज दुनिया नाराज है। जिनपिंग की डर्टी प्लानिंग ने वर्ल्ड वॉर से बुरी हालत कर दी है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब आदमी भुगत रहा है, फिर चाहे वो गरीब अमेरिका का हो या भारत का। अब हम आपको लॉकडाउन की वो दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो बेहद इमोशनल है और आपकी आंखें भराएंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद अब उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। फैक्ट्रियां खुलने की आशा जगी, प्रोडक्शन शुरू होने की तैयारी हो रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इन मजदूरों की। देख रहे हैं आप, जो मैन पावर के रूप में इस अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाएंगे। लेकिन शहरों से इन मजदूरों का पलायन कुछ इस तरीके से, यह सबसे बड़ा संकट। और यह संकट कैसे खड़ा हुआ, इसे जानिए। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित है गरीब, लेकिन इसमें भी 2 श्रेणी है। एक वो जो घर में है और दूसरा तबका वो जो दूसरे राज्य या शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता है। इनमें मजदूरी करने वाले तबके की स्थिति घरों में रहने वाले गरीबों की अपेक्षा ज्यादा खराब है, क्योंकि एक ही वर्ग के दोनों प्रभावित तबकों की अपनी अपनी अलग अलग समस्या है। इसे जानने के लिए शहर से दूर रहने वाले गरीब और शहरों से गांव जाने वाले मजदूर की मानसिक स्थिति क्या है, यह समझना होगा। जो गरीब परिवार अपने घरों में हैं, उन्हें रहने की चिंता नहीं है, लेकिन जो मजदूर अपने घरों से दूर हैं, उनकी पहली चिंता रहने की। घरों में रहने वाले गरीब परिवार किसी तरह पेट पाल रहे हैं, लेकिन घरों से बाहर शहरों में रहने वाले मजदूरों की चिंता पैसा और खाना दोनों है। जो परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों की चिंता नहीं है, लेकिन अपने घर से दूर शहरों में रहने वाले मजदूरों की चिंता उनका परिवार भी है। सबसे बड़ी फिक्र है परिवार से दूरी, क्योंकि दूसरे राज्यों की सरकारें भले ही उनके यहां रहने वाले प्रवासी मजदूरों के खाने और रहने का इंतजाम कर दें, लेकिन परिवार की कमी को वो सरकारें कभी पूरा नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्य सरकारें कुछ दिनों तक सब्र करने और व्यवस्था करने की बात कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन का अंत नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मजदूरों के सब्र का बांध टूट रहा है। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं और मजदूर खुद ही समस्या का समाधान निकालने लगे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल से, कोई बैलगाड़ी से, कोई सब्जी की गाड़ी में अपने अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। सरकार के सामने इस वक्त भी सबसे बड़ा संकट पलायन का है। हम आज आपको इस समस्या से जुड़ी कई केस स्टडीज दिखाने जा रहे हैं और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस पलायन से परिवार से लेकर देश में कितनी समस्याएं खड़ी हुई हैं। शुरुआत करेंगे उस केस स्टडी से जो गरीब और प्रवासी मजदूरों की चिंता करने के लिए आपको बाध्य करेंगे। पटना के इस तस्वीर को देखिए। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदेश की नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बिहार के छात्रों को वापस लाया जाए। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र, सब सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। पटना में ऐसे हालात क्यों बने, इसके लिए कोटा की स्थिति को समझिए। दरअसल कोरोना संक्रमण फैलने के डर और लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि जो जहां है वो वहीं रहे। लेकिन मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों ने इस लॉकडाउन के बीच स्पेशल बस लगाकर अपने अपने छात्रों को वहां से निकाल लिया और बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोटा में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए ये छात्र बिहार के ही हैं।
ये भी अपने प्रदेश की सरकार से नाराज हैं क्योंकि लॉकडाउन की मियाद 40 दिन हो गई और दूसरे प्रदेश के इनके साथी बसों के जरिए अपने घर वापस लौट चुके हैं। यही मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उठाया गया। राज्य सरकारों की चिंता अपने प्रदेश के बच्चों की सुरक्षा की थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को निकालने पर सवाल खड़े किए। सवाल ये थी कि जब देश में लॉकडाउन है तो छात्रों के लिए स्पेशल बस क्यों भेजी गई? क्या संक्रमण के खिलाफ सावधानी को दूसरे राज्यों ने दरकिनार कर दिया? सिर्फ छात्रों के लिए ही बस क्यों भेजी गई? गरीब मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नीतीश कुमार के सवाल लाजमी भी हैं क्योंकि कोटा में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र संपन्न घरों के हैं। सिर्फ उन्हें सुविधा देकर राज्यों में फंसे मजदूरों के साथ अन्याय तो नहीं हुआ? सवाल लॉकडाउन के बीच प्रवासियों की आवाजाही का है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर यह जवाब भी मांगा है कि क्या प्रवासियों को उनके गांवों में जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में आवाजाही को लेकर गंभीर है। गरीब मजदूर को एक तरफ गांव लौटने का साधन नहीं मिल रहा, वहीं छात्रों के लिए सरकारें खुद साधन भेज रही हैं। अब सवाल यह है कि अगर राज्य की सरकारें दूसरे राज्यों से अपने प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए कदम उठा सकती हैं, तो फिर मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल बस क्यों नहीं लगाई गई? हालांकि लॉकडाउन में किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित है। बावजूद इसके अगर सरकारों ने व्यवस्था की है तो पहला ख्याल मजदूरों का आना चाहिए था, क्योंकि दिहाड़ी पर जिंदगी जीने वाले मजदूरों की मदद सबसे पहले होनी चाहिए थी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन है, लेकिन साधन के अभाव में मजदूर शहर से गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं और यही पलायन सरकारों का संकट है। हालांकि हर राज्य की सरकार कह रही है हम मजदूरों के लिए हर व्यवस्था कर रहे हैं, मुमकिन है कि कर भी रही हो, लेकिन मजदूरों के सामने परेशानी और भी है। यह मजदूर लॉकडाउन के दौरान साइकिल से ओडिशा के जाजपुर लौटा है। इसने 7 दिन में 1700 किलोमीटर का सफर तय किया है। इसकी मजबूरी यह है कि शहर में ना तो इसके पास काम था ना ही पैसे। दूसरे राज्य की सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकता था, इसलिए साइकिल पर सवार होकर ये अपने गांव लौटा, जहां 20 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहा और फिर घर लौटा। लॉकडाउन होने के बाद देखा तो पेमेंट पैसा पत्र मेरे पास भी नहीं है और कंपनी वाले ने भी कुछ दिया नहीं पैसा पत्र, और खाने पीने के लिए भी दिक्कत हुआ। इसीलिए मैं सोचा और क्या करना रह के मैं उड़ीसा निकल पड़ा। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर पश्चिम बंगाल के रानी नगर की है। ये मजदूर भी अपने घर जाने के लिए पैदल निकले थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोककर रानी नगर के शेल्टर में भेज दिया गया, जहां उन्हें खाना तो मिल रहा है, लेकिन 52 लोगों को पिछले कुछ दिनों से एक ही जैसा खाना खाना पड़ रहा है। इसलिए साधन के अभाव में ये पैदल ही अपने घर लौटना चाहते हैं। नियम से मानते हैं। ये मजदूर दूसरे राज्य से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए हैं। पैदल ही अपने घर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही इन्हें रोक लिया गया। अब इन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन पहले इनका टेस्ट होगा, इसके बाद ही गांव तक जाने की अनुमति मिलेगी। अब स्थिति को समझिए। लॉकडाउन के शुरू होने के बाद मजदूरों ने पैदल ही शहर से पलायन किया था। कई मजदूर गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी सुविधा के अभाव में यही मजदूर पैदल सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि ना तो इनके पास खाना है, ना ही पैसे, रहने की व्यवस्था और कपड़े। सरकारों ने जो व्यवस्था की वो इनके लिए नाकाफी साबित हुई, इसलिए मजबूरी में इनका पलायन जारी है। सवाल यह है कि जब सरकारें संपन्न परिवारों के छात्रों के लिए व्यवस्था कर सकती हैं, तो फिर गरीब मजदूरों के लिए क्यों नहीं? और अगर नहीं कर सकती हैं, तो फिर राज्य की सरकारों ने मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए? इस पलायन के साइड इफेक्ट बेहद गंभीर है। पहला तो कोरोना संक्रमण का खतरा, दूसरा खतरा भूख, प्यास और जीवन पर। कुछ केस स्टडीज देखिए जिससे आपको स्थिति समझने में मदद मिलेगी। यूपी के श्रावस्ती में 1600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से पैदल लौटे एक मजदूर की मौत हो गई। वो लौटते ही स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर पहुंचा था। ना तो उसका टेस्ट हुआ था, ना ही उसे उसके परिवार वालों से मिलने से रोका गया। हालांकि मेडिकल टीम ने सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए हैं, वहीं परिवार के लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जो मजदूर लौटा था उसे उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। अभी तो उसके विषय में कुछ बताना स्पष्ट नहीं है किस कारण से हुआ, क्योंकि आज ही अभी सुबह ही 7 बजे वो आया था और वो महाराष्ट्र से आया था। ठीक ऐसे ही कई और केस भी सामने आए।
जो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं। दिल्ली से बिहार के बेगूसराय पैदल लौट रहे एक मजदूर की वाराणसी में मौत हो गई। दिल्ली से मध्य प्रदेश के रीवा लौट रहे एक मजदूर की आगरा में मौत हो गई। नागपुर से तमिलनाडु पैदल जा रहे एक मजदूर की हैदराबाद में मौत हो गई। तेलंगाना के पेरूर से छत्तीसगढ़ के बीजापुर पैदल लौट रही एक 12 साल की लड़की की मौत हो गई। गुजरात के एक अस्पताल से घर पैदल लौटते हुए एक शख्स की भी मौत हो गई। यूपी के इलाहाबाद से बिहार के वैशाली के लिए निकले एक मजदूर की रोहतास में मौत हो गई। इसके अलावा ना जाने कितने ही केस लॉकडाउन के दौरान एक्सीडेंट से मजदूरों की मौत के भी आए, लेकिन उस समय तक ना तो कोई भी व्यवस्था मजदूरों को रोकने के लिए हुई, ना ही उन्हें घर पहुंचाने की। अब भी यही समस्या है, इसलिए स्थिति अब भी गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि ये वो वक्त है जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी है। ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियां शुरू होंगी, लेकिन इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर नहीं होंगे और सरकार के सामने दिक्कत फिर से इन मजदूरों को वापस लाने की होगी। मजदूरों की बेचैनी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से दरख्वास्त की है कि स्पेशल बस और ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी केंद्र के सामने ऐसी ही इच्छा जताई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही करना है तो फिर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त में मजदूरों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि यह वक्त फैक्ट्री और कारखानों को शुरू करने का है। अगर अब इन मजदूरों को गांव भेजा जाएगा तो फिर शहर लौटने के लिए उनकी मानसिकता को कैसे बदला जाएगा? क्योंकि मजदूरों के लिए यह बीमारी अब भी शहरों की है, जहां वो लौटना नहीं चाहेंगे। ऐसे में कारखाने, फैक्ट्रियां तो खुलेंगी, लेकिन बिना मजदूर के वो चलेंगी कैसे? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन कोरोना के माहौल में हर खबर बुरी नहीं होती। अब आपको गुड न्यूज देते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कोरोना की टेंशन का दी एंड हो जाएगा। ऐसी टेस्ट किट बन रही है जो 1 लाख टेस्ट हर रोज करेगी। इस किट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी फिक्र है कि जल्द से जल्द ज्यादा टेस्ट, लेकिन चीन से आई रैपिड टेस्ट किट के रिजेक्ट होने के बाद मुश्किलें बढ़ गई। अब राहत की बात यह है कि सरकार ने इस वक्त कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में जांच का फोकस रैपिड से RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन पर किया है, और इसमें भारत को अमेरिका से मदद मिल रही है। यानी अब RNA मशीन से रोजाना 1 लाख सटीक और विश्वसनीय जांच संभव होगी। लेकिन ये कैसे होगा, इसे जानिए। भारत में इस वक्त 280 सरकारी और 90 प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच चल रही है, जिसकी क्षमता रोजाना 25,000 जांच की है। लेकिन चीनी रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए होने वाली जांच में अब भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अब हर रोज करीब 1 लाख जांच का नया विकल्प मिल गया है। ये विकल्प है RNA एक्सट्रैक्शन मशीन, जिसे खरीदने की प्रक्रिया देश के कई राज्यों ने शुरू कर दी है। दरअसल संक्रमितों की सटीक रिपोर्ट के लिए जरूरी है कि RT-PCR जांच की जाए, लेकिन RT-PCR जांच के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वैज्ञानिकों ने भी आधुनिक मशीनों की सख्त जरूरत बताई, और सटीक जांच का एकमात्र विकल्प है RNA एक्सट्रैक्शन मशीन। ये RNA एक्सट्रैक्शन मशीन इस वक्त देश की 29 लैब में मौजूद है। इसलिए सरकारों का फोकस अब इन मशीन को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेशों में लाने पर है, ताकि ये स्वचालित मशीन हर दिन लाखों में टेस्ट कर सके और संक्रमण की सटीक जानकारी दे सके। RT-PCR और RNA टेस्ट के बीच का फर्क भी समझिए। RT-PCR जांच के लिए सैंपल से RNA निकालने में लैब में 2-3 घंटे लगते हैं। ये मैनुअल प्रक्रिया है, जिसमें हर सैंपल के लिए किट का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑटोमेटेड RNA मशीन कम स्टाफ में ज्यादा से ज्यादा नमूनों की जांच करती है। RNA मशीन सीधे RNA जीन से जुड़ी जांच करती है। RNA मशीन से जांच इतनी सटीक कैसे होती है, इसे भी समझिए। शरीर में मौजूद DNA यानी डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड को आप जानते होंगे, जो जीवों में वंशानुगत होता है और कोशिका के नाभिक में होता है। RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जीव की सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। RNA वो तत्व है जो वायरस की आनुवांशिक जानकारी रखता है, यानी RNA टेस्ट करने वाली स्वचालित मशीन से सीधे वायरस का पता चल जाएगा। मशीन ये बता देगी कि कोरोना संक्रमण है या नहीं। DNA की तुलना में RNA एक हाईली अनस्टेबल और सेंसिटिव न्यूक्लियोटाइड है।
कुछ दिनों से हम जो कॉमर्शियल अवेलेबल किट्स आ गई हैं जिससे हम आरएनए का एक्सट्रैक्शन काफ़ी जल्दी और कम टाइम में हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मैनुअल प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इस वक्त स्वचालित आरएनए मशीन के लिए शिकागो की ही कुछ कंपनियों से करार किया गया है। यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों ने केंद्र के जरिए इन मशीनों के ऑर्डर दे दिए। ये मशीनें मई के पहले या दूसरे हफ्ते में राज्यों तक पहुंच जाएंगी, यानी चीन की किट फेल होने के बाद भी टेस्ट की गति बढ़ जाएगी। 1 लाख टेस्ट हर दिन, क्या बात। कुछ खबरें सरप्राइज कर देती है ना। ऐसी एक खबर जमातियों की। पिछले कई दिनों से कोरोना फैलाने की वजह से खबरों में रहे जमाती अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तबलीगी जमात की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अब तक देश में कोरोना को फैलाने के आरोपों की वजह से होता था। अब एक बार फिर जमात के लोगों का जिक्र हो रहा है, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। आखिर जो जमात देश में 30% संक्रमण की जिम्मेदार बताई जा रही थी, उससे जुड़े कई लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, आप खुद देखें। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। कल तक ये लोग विलेन बने हुए थे। इन पर देश में कोरोना फैलाने का संगीन इल्जाम था, लेकिन अब ये कोरोना से जिंदगी बचाने की जंग में कूद पड़े हैं। मुल्क में ब्लड देने के लिए अपना लाइन लगाई है माशाल्लाह। ये सारे वो लोग हैं जो निजामुद्दीन से तबलीगी जमात के लोग हैं। आज ये सब मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं माशाल्लाह। ये सारे लोग ब्लड, ये तकरीबन यहाँ पर 60 के करीब लोग खड़े हैं। ये सब अपना ब्लड देने के लिए आए हैं। ये लाइन दिल्ली में तबलीगी जमात के उन लोगों की है जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन अब ठीक हो चुके हैं और अब तय किया है कि दूसरों की जान बचाएंगे। मैं मोहम्मद उस्मान यहाँ नरेला क्वारंटाइन में हूँ और यहाँ पर मैं ब्लड प्लाज्मा की देने के लिए लाया गया हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। ये हिदायत हमें मौलाना साहब ने दी है कि अपना ब्लड प्लाज्मा दे करके आवाम को, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ ताकि लोगों को खूब ज़्यादा फ़ायदा हो। आपको बता दें कि दिल्ली में तबलीगी जमात के 1080 लोग संक्रमित पाए गए थे। सूत्रों की माने तो इनमें से ठीक हो चुके 300 से ज्यादा जमाती प्लाज्मा देने के लिए आगे आए, जिनमें से एक ये भी है। नाम है फारूक पाशा, जो तमिलनाडु से दिल्ली आए थे, लेकिन मरकज में जाकर संक्रमित हो गए थे। ठीक होने के बाद सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर जाकर प्लाज्मा डोनेट किया। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक पाशा साहब तमिलनाडु के, ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए। प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी जमात के लोगों से मिलने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे और बताया कि इससे कोरोना से लड़ने में कितनी बड़ी मदद मिलेगी। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी तबलीगी जमात से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं। ये अब्दुल रहमान है, जिन्होंने लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़े एक बुजुर्ग मरीज के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। फ़ोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था और फिर जो हमारे अमीर साहब है तबलीगी जमात के मौलाना साहब निज़ामुद्दीन से, उन्होंने इस बात को वायरल किया था कि हर मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंसानियत को आगे करे और दूसरों की मदद करे, तो ये सोच के मैं भी गया। लेकिन अगर यही जमाती इतनी जागरूक पहले ही हो जाते तो शायद इतनी गंभीर स्थिति सामने ना आती, क्योंकि ये सब जिन मौलाना साद की दुहाई देकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वही मौलाना साद अगर वक्त रहते मरकज में जलसा ना करता और जमातियों को संकट में नहीं डालता तो शायद कोरोना का कहर इतना ज्यादा नहीं होता। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के इलाज के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी। लॉकडाउन के दौरान बेहद ही दिलचस्प तस्वीर 7 समंदर पार से सामने आई, जहां कनाडा में रह रहे एक भारतीय जोड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की। मेघा शर्मा और गौरव सापड़ा की अनोखी शादी में वीडियो कॉल के जरिए सैकड़ों लोग जुड़े। दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात कांस्टेबल विकास ने कोरोना को मात दे दी है। कांस्टेबल विकास जब वापस थाने पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए खुद डीसीपी सेंट्रल संजय भाटिया भी मौजूद थे। इस दौरान थाने के स्टाफ ने कोरोना को हराकर पहुंचे विकास पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर थाने में उनका स्वागत किया। लॉकडाउन में सड़कों पर, गाड़ियों के पास और आईडी की जांच के लिए दिल्ली पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रही है। अब एक डिवाइस के जरिए उचित दूरी से लोगों के कार पास और आईडी की जांच की जा रही है। स्टिक में डिवाइस लगाई गई है जिसके जरिए पास और आईडी की तस्वीर भी बड़ी दिखती है। ये डिवाइस आईआईटी दिल्ली के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। कोरोना संकट की इस घड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने आजम कैंपस मस्जिद को कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया है। मस्जिद में क्वारंटीन सेंटर बनने पर यहाँ खाने से लेकर किताबें पढ़ने तक की व्यवस्था दी जाएगी। मुसलमानों की इस पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है। लखनऊ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात निदा आशी एक साथ 3 फर्ज को निभा रही हैं। निदा इन दिनों रोजा रखती हैं, इसके साथ ही लॉकडाउन में ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी के साथ साथ अपनी 2.5 साल की बेटी को भी पाल रही हैं। निदा की माने तो पति भी पुलिस में है, जिसकी वजह से बेटी की देखभाल उन्हें ही करनी पड़ती। निदा के मुताबिक उन्हें रोजा, ड्यूटी और बेटी के पालने का फर्ज निभाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हर पॉजिटिव अच्छा नहीं होता और किसी किसी के लिए तो पॉजिटिव शब्द श्राप बन जाता है। हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की, जो कभी HIV पॉजिटिव का दंश झेलती थी तो कभी कोरोना पॉजिटिव होने का डर उन्हें जीने नहीं देता। आज सेक्स वर्कर्स पर एक हटकर रिपोर्ट, फिक्रनामा। कोरोना संक्रमण के बीच फिक्र अपने प्रदेश से दूर पढ़ने वाले छात्रों की, शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों की, गांव और शहरों में अपने घरों में कैद गरीबों की है। लेकिन एक फिक्र और एक और समूह की भी, जो हमारे बीच रहते हुए भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिनसे कि जैसे कि वो इस समाज का हिस्सा ही नहीं। बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की, जो संक्रमण काल में सबसे ज्यादा संकट का सामना कर रहे हैं। अमूमन देश के हर बड़े शहर में रेड लाइट एरिया होता है, जिस एरिया से ज्यादातर लोग गुजरना ही नहीं चाहते। ऐसे में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, उस स्थिति में सेक्स वर्कर्स की जिंदगी कैसी है, इसे दिल्ली के जीबी रोड के सेक्स वर्कर्स की मौजूदा स्थिति से समझिए। ये दिल्ली की बदनाम गलियां जीबी रोड है। अजमेरी गेट से लाहौरी गेट तक 1 किलोमीटर के दायरे में फैला ये इलाका रेड लाइट एरिया है। ये इलाका आम दिनों में हमेशा गुलजार होता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन दिनों वीरान नजर आ रहा है। यहाँ आमतौर पर दुकानों के ऊपर बने कमरों में करीब 4000 सेक्स वर्कर काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ अभी 20 से 25% महिलाएं ही बची हैं और उन्हें भी जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। जीबी रोड के 4000 सेक्स वर्कर्स का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, लेकिन संकट के इस घड़ी में इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आरोप यह है कि पिछले 15 दिनों से सरकार ने भी इनकी सुध नहीं ली। एक NGO जो खाना भिजवा रहा है, उसी से काम चल रहा है। जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो चुकी है। राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं। स्थिति यह है कि कई सेक्स वर्कर रात के वक्त भूखी सोने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा झकझोरने वाला पहलू यह है कि लॉकडाउन में ये अपने बच्चों को भी खाना नहीं खिला पा रही। क्या करें, हम खुद परेशान हैं। को हमको कोई नहाने का साबुन नहीं मिलता, ना कुछ मिलता है, दवाई का कुछ भी नहीं मिलती है। तो चावल दिए थे, इतनी हल्दी, इतने चीनी ला के दिए थे पन्नियों में। फिर उसके बाद 1-2 जगह से हमको सही राशन आया था, 15 दिन तो खाए थे, वो भी गया महीने में। ये महीने में तो कुछ भी नहीं। सेक्स वर्कर के लिए शहर के बाकी हिस्से की तुलना में कम व्यवस्था के कई कारण हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही सेक्स वर्कर के ग्राहक कम हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के बाद ग्राहक आना बंद हो गए। ये सेक्स वर्कर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोठे के मालिक को देती हैं, इसलिए इनके पास जमा पूंजी बहुत कम होती है। लॉकडाउन के बाद सेक्स वर्कर अपने कमरों में कैद हैं। जमा पूंजी से ही अब तक खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन इनके पास जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और अब ये खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। हालांकि सरकारी राशन इन सेक्स वर्कर्स तक पहुंचाने के भी निर्देश हैं, लेकिन बदनाम इलाका होने के कारण यहां मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा।
कुछ एनजीओ मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद ऐसी नहीं है कि इनका काम चलता रहे। इसलिए जरूरी है कि आम लोगों की ही तरह इनकी भी फिक्र हो, क्योंकि इनका व्यवसाय ऐसा है कि अगर लॉकडाउन हट जाए तब भी इन्हें लंबे समय तक किसी भी तरह का काम मिलना मुश्किल होगा। यानी जो हम समाज के लिए सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद वापस अपने काम पर लौटेंगे, वहां जीबी रोड और देश भर के लाखों सेक्स वर्कर्स का भविष्य लॉकडाउन के बाद भी अंधकार में ही दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद कोई तो इनकी फिक्र करेगा। कोरोना को हराने के लिए जो लॉकडाउन जारी है, उसका असर कोरोना की रफ्तार में कमी आने से दिख रहा है। लेकिन लॉकडाउन का एक और असर हुआ है, और वो है लोगों की दिनचर्या बदल गई है, आदतें बदल गई हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जब कोरोना काल खत्म होगा तो दुनिया कितनी बदल जाएगी? ऐसे दौर में जब दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम एक नया मंत्र हो गया है। अब ये मान के चलिए कि कोरोना की मजबूरी में शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम कोरोना काल के साथ ही खत्म होने वाला है। आइए दिखाते हैं नए दौर की एक झलक। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया के दूसरे नंबर की और देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। TCS का प्लान है कि उसके 75% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही होंगे। सोचिए TCS के इस फैसले से कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। यह आपको जरा नक्शे के जरिए समझाते हैं। इस वक्त जो आप मैप देख रहे हैं, यह देश भर में TCS के दफ्तरों को दिखाता है, और इन्हीं दफ्तरों में 3.5 लाख लोग काम करते हैं। इनमें से 75% यानी 2,62,500 कर्मचारी लॉकडाउन के बाद भी घर से ही काम करेंगे, और सिर्फ 25% यानी 27,500 कर्मचारियों को ही ऑफिस जाना जरूरी होगा। ये सारे कर्मचारी कोरोना काल से पहले तक देश भर के 23 शहरों में बने TCS के बड़े बड़े दफ्तरों में जाते थे। जैसे चेन्नई के सिरुसेरी में TCS का ये कैंपस, जो 70 एकड़ में फैला है, और कोरोना संक्रमण से पहले यहां बनी इस आलीशान बिल्डिंग में हर दिन करीब 50,000 कर्मचारी आते जाते थे। इसी तरह इंदौर में TCS का कैंपस तो 100 एकड़ जमीन में फैला है। मुंबई से सटे ठाणे में TCS ओलंपस सेंटर 14.5 एकड़ में बना है, जहां 25,000 कर्मचारी हैं। लेकिन अब ये सारे आलीशान ऑफिस खाली खाली रहेंगे, क्योंकि अब यहां सिर्फ 25% लोग ही काम करते नजर आएंगे। हालांकि ऐसा भले ही एक झटके में नहीं होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा, लेकिन होगा जरूर। और इसका असर सिर्फ वर्क कल्चर तक ही सीमित नहीं रहेगा, उससे आगे भी होगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर 75% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, मतलब ऑफिस नहीं आएंगे, तो उससे ऑफिस स्पेस की जरूरत में 45% तक कमी हो जाएगी। IT सेक्टर में इस बदलाव का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कंपनियां तय कर सकती हैं कि उन्हें इतने बड़े ऑफिस की जरूरत है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच एक राहत भरी खबर। हिमाचल प्रदेश को फार्मा हब कहा जाता है। वहां दवाई बनाने वाली फैक्ट्री फिर से शुरू हो रही है। इतनी जल्दी ये सब क्यों करना पड़ा, इसके मायने समझिए। दुनिया के जेनरिक मेडिसिन मार्केट में भारत का दबदबा है। दुनिया के कुल जेनरिक मेडिसिन का 20% भारत ही निर्यात करता है। भारत में करीब 60,000 जेनरिक दवाएं बनती है। दुनिया के वैक्सीन यानी टीका का भी 50% सप्लाई भारत से होता है। यह भी जान लीजिए कि भारत में 3,000 फार्मा कंपनियां हैं। फार्मास्यूटिकल निर्यात से भारत $22 बिलियन से ज्यादा कमाता है। भारत के फार्मा उत्पादन का 35 से 40% सोलन के बद्दी में होता है, और ये खास रिपोर्ट देखें। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में सोलन, और सोलन के बद्दी में है संजीवनी, यानी दवाओं का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। और अब लॉकडाउन के करीब 1 महीने बाद यहां कच्चा माल भी आने लगा है, उत्पादन भी होने लगा है, और यहां से दवाओं की खेप भी बाहर भेजी जाने लगी है। आपको बता दें कि बद्दी में करीब 750 फार्मा इंडस्ट्री है। कोरोना कहर और लॉकडाउन के बावजूद यहां 60 से 70% उद्योग चलते हैं। अभी यहां 243 यूनिट में फार्मास्यूटिकल के सामान बन रहे हैं। बड़े फार्मा प्लांट जैसे आबर्ट, सन फार्मा, ज़ेडस, कैडिला, वोकहार्डेट हमेशा की तरह लॉकडाउन में चलते रहे, लेकिन 50 फार्मा प्लांट्स कंटेनमेंट जोन में आने के चलते बंद हो गए, जिनमें से 38 पिछले हफ्ते दोबारा चालू किए जा सके। बद्दी के दोनों तरफ बारोतीवाला और नालागढ़ से सील हटने के बाद अब चंडीगढ़ से मजदूर और दूसरे स्टाफ भी यहां लौटने लगे हैं। हालांकि अभी भी यहां कच्चे माल के आने और तैयार माल को रिटेलर तक पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं।
कर्फ्यू की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, नंबर 1 इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, जो कि आजकल बिल्कुल बंद है। दूसरी दिक्कत है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर माल अवेलेबल भी हो दिल्ली में या जो भी उनकी पोर्ट है जहाँ पे आता है, वहाँ से यहाँ तक वो मटेरियल आ नहीं पा रहा। रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और तीसरी दिक्कत है मजदूरों की कमी। लेकिन कोरोना काल के बीच बद्दी के जो फार्मा प्लांट्स 10 से 15% तक उत्पादन कर रहे थे, वो 70 से 75% प्रोडक्शन करने लगे। ये भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और जब अब जो है सो है, दिनेश गौतम के साथ। जब देखो फोन पर लगे रहते हो, पागल हो जाओगे, एडिक्ट हो गए हो। खुद ऐसे फोन पर लगे रहोगे तो बच्चों को किस मुंह से मना करोगे? पहले ये बातें आम हिंदुस्तानी घरों में दिन में 3 बार खिलाई जाने वाली दवाई की तरह थी। अब लॉकडाउन में लोगों को फोन पर आंखें गड़ाए रखने का एक तरीके से लाइसेंस मिल गया है। दिन रात फोन की स्क्रीन ऊपर नीचे करके कई लोगों के दाएं हाथ के अंगूठे में दर्द रहने लगा है। हालांकि एक दूसरे को टोकने का पैटर्न अब भी वही है। मियां बीवी में से जो फोन देखना कुछ पहले बंद कर दे, वो दूसरे को टोकने और गरियाने का अधिकारी हो जाता है। अरे कम से कम स्क्रीन की ब्राइटनेस तो कम कर लो, अपनी आंखों की नहीं तो मेरी नींद की थोड़ी परवाह कर लो। हद है, तुम तो अब टॉयलेट में भी फोन लेकर जाने लगे हो। कॉन्स्टिपेशन के बहाने मत किया करो, फोनस्टिपेशन हुआ है तुम्हें। और अगर जवाब दे दिया जाए कि तुम भी तो लगी रहती हो फोन पे, तो आपसे ऊंची आवाज में सुनाई देगा, तुमसे कम और सिर्फ जरूरी काम के लिए। पर अगर बदले में आपको सिर्फ घूरा गया और खामोशी रही, तो फिर आपके उस दिन का भगवान मालिक है। बाकी जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।